और अपने विचार को रखे। माननीय नीतीश कुमार, बिहार सरकार, पटना। चलिए फिक्स कर दिए। ज़्यादा खेलने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की 126वीं जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश जनता दल यू महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश मांझी जी, मंच पर विराजमान प्रदेश जनता दल यू के दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और माननीय विधायक श्री रवि ज्योति जी, प्रदेश जनता दल यू के आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राधा कृष्ण उर्फ झूलन गौड़ जी, मंच के संचालक पूर्व विधायक श्री श्याम बिहारी राम जी, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री महेश्वर हजारी जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग श्री संतोष कुमार निराला जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और जनता दल यू विधानमंडल दल के उपनेता माननीय विधायक श्री श्याम रजक जी, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश जनता दल यू के वरीय उपाध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य एवं पूर्व मंत्री श्री राम लखन राम रमन जी, माननीय विधायक श्री रमेश ऋषिदेव जी, श्री मनीष कुमार जी, श्री शशिभूषण हजारी जी, श्रीमती वीना भारती जी, श्री प्रभुनाथ राम जी, पूर्व विधायक श्री अरुण मांझी जी, माननीय पूर्व विधायक श्रीमती मंजू कुमारी जी, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री विद्यानंद विकल जी, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य श्री बबन रावत जी, महादलित आयोग के पूर्व सदस्य श्री तूफानी राम जी, राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य श्रीमती सविता नटराज जी, दलित महादलित एवं आदिवासी प्रकोष्ठ के यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं जिलाध्यक्षगण, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए सक्रिय साथियों, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की 126वीं जयंती पर उनका नमन करता हूं और आप सबको इस खास अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी के तीनों प्रकोष्ठ ने मिलकर आज बाबा साहब की जयंती का आयोजन किया है। इसके लिए मैं तीनों प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को और सभी पदाधिकारियों को इस बात के लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं और उन्होंने आज के अवसर पर इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। बाबा साहब का जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जिस प्रकार से उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, एक अस्पृश्य परिवार में दिनों जिस तरह से इसका बोलबाला था छुआछूत का, और किस तरह से एक साधारण दलित वंचित परिवार में पैदा होकर उन्होंने जिस तरह से शिक्षा प्राप्त की, कदम कदम पर उन्हें जिस तरह से संघर्ष करना पड़ा, कठिनाइयां झेलनी पड़ी, लेकिन सभी कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने
उच्च शिक्षा प्राप्त की। एक नहीं अनेक विषयों में उन्होंने पीएचडी, डीलिट आदि की उपाधि हासिल की। सिर्फ कानून के क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने विशेष शिक्षा प्राप्त की और फिर समाज को दिशा देने में उन्होंने अपने शिक्षा का उपयोग किया और हमेशा जो दलित, शोषित, वंचित समाज है, जो अपने देश में वर्ण व्यवस्था के जो शिकार रहे हैं, उन सभी तबकों को उन्होंने जगाया और एक ही नारा उन्होंने दिया, सबको कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज भी उनका जो ये नारा है वो पूरे तौर पर प्रासंगिक है। जब तक लोग शिक्षित नहीं बनेंगे, अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे और जब तक संगठित नहीं होंगे, अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाएंगे और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सब लोगों को मन से संकल्प लेना चाहिए। ये जो वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा जिसने हमारे समाज को किस तरह से नष्ट किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो इसके जीवंत उदाहरण है कि जब उन्होंने पढ़ाई की, आगे बढ़े तो किस ऊंचाई को प्राप्त किया उन्होंने। संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो एक से एक नामी गिरामी और सब तरह के प्रतिष्ठित और विद्वान लोग थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में इतनी योग्यता थी कि सब लोगों ने, चाहे नेहरू जी हो, पटेल साहब हो, सब लोगों ने मिलकर ये तय किया, राजेंद्र बाबू हो, कि जो इसकी ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति संविधान की बनेगी, उसकी अध्यक्षता बाबा साहब करेंगे। और सिर्फ उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैनशिप ही नहीं निभाया, बल्कि जब वो संविधान सभा में पारित हो रहा था तो एक एक बिंदुओं पर जो बहस होती थी, एक एक चीज को सही परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ही संविधान सभा में रखा। इसलिए कहा जाता है कि वो देश के संविधान के निर्माता हैं, वही संविधान के निर्माता। तो आप कल्पना करिए एक व्यक्ति जिसको कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए अपनी पढ़ाई करनी पड़ी और उस आदमी में इतनी क्षमता थी, इतनी योग्यता थी, इतना ज्ञान उनके अंदर था कि देश के संविधान का उन्होंने निर्माण किया। अब आप कल्पना कर लीजिए, इसी तरह से कितने लोग हैं जो छुआछूत के शिकार हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनमें कोई ज्ञान की कमी नहीं होगी। अगर सब लोगों को समान अवसर मिले, और समान अवसर तभी मिलेगा जब उनको विशेष अवसर दिया जाएगा। जब सबको अवसर मिल जाए, अवसर पाने में कामयाब होंगे तो समझ सकते हैं कि ज्ञान समाज का कितना बढ़ेगा, कितने लोग सामने आएंगे। आज जो कुछ लोगों को भ्रम होता है कि वही जानने वाले, वही काबिल है, वही विद्वान है, यह तो गलतफहमी है। ज्ञान, काबिलियत तो किसी के अंदर हो सकता है, हर इंसान में हो सकता है, हर इंसान में भगवान का निवास है। और अंबेडकर साहब ने तो इस बात को प्रमाणित कर दिया। इसलिए उन्होंने सबको यही कहा, जीवन भर वो तो संघर्ष करते रहे लोगों के अधिकार के लिए, न्याय के लिए, और संविधान में इसलिए विशेष अवसर के सिद्धांत को अपनाया गया, आरक्षण को अपनाया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, और संविधान में प्रावधान किया गया कि जो सामाजिक और आर्थिक, क्षमा कीजिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और ये सब संविधान में प्रावधान करा गया। समाज के जो वंचित तबके के लोग थे, जो हाशिए पर खड़े थे, किनारे में खड़े थे, उन सबों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उनको उनका अधिकार मिले, उनको भी सम्मान मिले, उनको भी अवसर मिले, इसलिए संविधान में प्रावधान किया गया। और इस प्रकार के संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आज हम सब लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, तो इस अवसर पर कम से कम उनकी कुछ बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, शिक्षित बनो, तो सबको पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात है शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद संगठित होना चाहिए।
और अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। तो उनके इस बात को सबको अपनाना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं तो यही कहूँगा, हम लोगों से जो कुछ भी बन पड़ा है, हमेशा जो सामाजिक न्याय की बुनियाद तो इसी संविधान के द्वारा पड़ी है इस देश में, और हम लोग तो उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। हमने बिहार में सिद्धांत अपनाया है, जो मूल मंत्र है वह है सिर्फ विकास का नहीं, न्याय के साथ विकास का। ग्रोथ विथ जस्टिस, सिर्फ ग्रोथ नहीं, सिर्फ विकास नहीं, बल्कि न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है कि इसमें सबकी भागीदारी होगी। गांधी जी ने जिनके बारे में कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा, कोई भी योजना बनाने वक्त आप सोच लीजिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं इसका लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े इंसान को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। अगर मिलने वाला है तभी उस योजना को लागू कीजिए। और हम लोगों का मार्गदर्शक सिद्धांत यही है, और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना भी अवसर हुआ है, समाज के जितने वंचित तबके के लोग हैं, चाहे दलित समाज के हों, दलित समाज में भी जो हाशिए पर थे, महादलित समाज को चिन्हित करके उनके लिए और अलग से भी विशेष कार्यक्रम चलाए गए। पिछड़े वर्गों के लिए, और पिछड़े वर्गों में जो ज़्यादा पिछड़े हैं, अति पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी समाज का पूरे तौर पर विकास नहीं हो सकता। अगर आधी आबादी विकास के काम में लगेंगी नहीं तो कहाँ से विकास हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। आधी आबादी की ऊर्जा अगर देश के विकास में न लगे, समाज के विकास में न लगे, तो कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। इसलिए, और नर नारी समता, इसलिए हम लोगों का इस बात पर जोर है। और समाज के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन सबों के लिए, वंचित, पीड़ित जितने तमाम लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों को सामने रखकर कौन सी योजना बने जिसका लाभ सबको मिल सके, इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है। बहुत तरह की बात होती रहती है, हम लोगों ने अपनी तरफ से अनेक कदम उठाए, और हमने तो वो कदम उठाए जो दूसरी जगहों पर लोगों ने नहीं उठाया। हम लोगों ने बिहार में ऐसे अनेक कदम उठाए, और इसलिए आज स्थिति यह है कि अब हर तबके के लोग आगे जा रहे हैं। आप सबको मालूम है, और हमने कोशिश की, हमने जो भी योजना बनाई अपने राज्य में, इस बात का ख्याल रखा कि इसका लाभ सबको मिले, यूनिवर्सल, हर किसी को लाभ मिले। सार्वभौम स्कीमें बनाई। अगर अभी हम लोगों ने स्कीम बनाई है, 7 निश्चय के अंतर्गत महागठबंधन की सरकार बनी, और हम लोगों ने 7 निश्चय को लागू करने का निर्णय लिया, तो उसमें भी सबके लिए ये सारी स्कीमें, हर घर में नल का जल, हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली का कनेक्शन, हर घर तक पक्की गली का निर्माण, नाली का निर्माण, यानी जो कुछ भी, और आप कल्पना कर लीजिए। और हम लोगों ने जब 7 निश्चय के अंतर्गत, चाहे हर घर नल का जल हो या गली और नाली की स्कीम हो, इन सब चीज़ों के बारे में तय किया कि अगले 4 वर्षों के अंदर पूरे बिहार में इसको लागू कर देंगे, और इसको विकेंद्रित तरीके से हम लोग लागू कर रहे हैं। वार्ड के आधार पर इसको लागू कर रहे हैं, वार्ड विकास समिति का गठन करके इसको लागू कर रहे हैं। और ये तय किया कि भाई प्राथमिकता किसको मिलेगी, सबसे पहले कहाँ से लागू होगा। तो हम लोगों ने ये नहीं तय किया कि भाई जो मर्जी किसी भी जगह से लागू कर दीजिए। हम लोगों ने उसके लिए भी नियम बना दिया कि जिस वार्ड में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक आबादी है, वहीं से इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। और अभी 2-3 महीने तक निरंतर हम प्रत्येक जिले में जाकर अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन को देखते रहे। चूंकि तुरंत लागू हो रहा है तो देखना, तो हम सब जगह गए और उन्हीं वार्डों में जाने का मौका मिला जहां उस पंचायत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी थी। तो वहां से लाभ और सबको मिलेगा, एक घर वंचित नहीं रहेगा, लेकिन प्राथमिकता उस वार्ड को जहां सर्वाधिक आबादी अनुसूचित जाति की, जनजाति की, वहां से हम लोगों ने शुरू किया। और इस प्रकार से आप कल्पना कर सकते हैं, आज जो बिहार में जो कुछ भी आप परिवर्तन हुआ है, बहुत लोग तो बहुत तरह की बातों को महत्व देते रहते हैं, जो काम की बात है उस पर ध्यान नहीं देते। आप बताइए इस बिहार में क्या हुआ?
हम लोग देखते थे, सांसद थे, लड़कियां 5वें क्लास के बाद भी स्कूल में कम जाती थी, 6ठे क्लास में भी लड़कियां कम जाती थी। माता पिता गरीबी के कारण अपनी बेटियों को ठीक ढंग का कपड़ा नहीं पहनाने की स्थिति में रहते थे, तो 6ठे क्लास से छोड़ देते थे स्कूल भेजना, कम थी संख्या। और जब हम लोगों ने बालिका पोशाक योजना की शुरुआत की तो लड़कियों की संख्या मिडिल स्कूल में बढ़ गई। तब हम लोगों को लगा कि सिर्फ मिडिल स्कूल तक ही क्यों पढ़े, कम से कम मैट्रिक पढ़ना चाहिए। तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत हुई। और उसके बाद जब ये योजना, पटना शहर में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, गांव गांव अब साइकिल चलाकर जा रही है, समूह में या नहीं जा रही। और जब ये योजना शुरू हुई थी, मैं हर मीटिंग में इस बात की चर्चा करता हूं और जानबूझकर मैं इस बात की चर्चा करता हूं। इन बातों को लोग सोचे समझे, लोगों की मानसिकता बदले, सोच बदले, और जो कुछ भी हो रहा है वो उनको दिखाई पड़ रहा, तब भी वो सोचे कि अब समाज किस दिशा में जा रहा है। जब शुरू की गई योजना, उस समय 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में मात्र 1,70,000 थी, और इस साल वो संख्या 9 लाख को पार कर गई। इस तरह से परिवर्तन आया। आप बताइए, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, गांव में रहते हैं, और जो हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम शुरू किया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया। तो इस प्रकार से एक एक काम, और आज आप देख लीजिए, लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया, उनको सार्वजनिक जीवन में जो सार्वजनिक पद हैं उसके लिए भी आरक्षण प्रदान किया। लेकिन हम लोगों ने साथ साथ यह भी सोचा कि आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने। इसलिए हम लोगों ने हर गांव में शुरू किया स्वयं सहायता समूहों का गठन, और हमारा लक्ष्य है कि 10 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन करेंगे। और उसमें लोगों में जो चेतना आ रही है, आज जो ये नशाबंदी के पक्ष में इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसमें कितनी बड़ी भूमिका ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, जीविका की दीदियां, वो निभा रही। तो समाज में नीचे के स्तर पर किस तरह से उनको जागृत करने का और उनको संगठित करने का प्रयास हो रहा है। भले ही वो पढ़ी लिखी ना हो, और हम लोगों ने कोशिश की कि जो टोला सेवक हम लोगों ने शुरू किया था, कि जो बच्चे स्कूल के बाहर रह जाते थे उनको स्कूल में पहुंचाने के लिए और उनको पढ़ाने के लिए, एक उम्र बढ़ गई, उसके उम्र के लोग 4थे क्लास 5वीं क्लास में हैं, तो पहले स्कूल के बाहर उसको ठीक से कोई पढ़ाए और फिर उसके उम्र के लायक के क्लास में उसको पहुंचाए। इसके लिए जो बीच में गैप था उसको भरने के लिए जो हम लोगों ने टोला सेवक शुरू किया, और उस टोला सेवक के जरिए हम लोग साक्षरता का भी अभियान चला रहे हैं, महिलाओं के बीच में साक्षरता का अभियान। तो हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग पढ़ लें, जान जाए, और ये स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो काम किया जा रहा है। और अब तो हम देख रहे हैं, आजकल तो हमने स्वयं सहायता समूहों को यह भी कहा कि भाई जो स्कूल में शिक्षक लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, जरा देखिए, जहाँ जहाँ जीविका समूह है उन्हीं को ड्यूटी लगाया है कि आप ही देखिए, निगरानी करिए, और वो रिपोर्ट भेजती हैं, उसके ऊपर कार्रवाई। तो कौन है स्वयं सहायता समूह? वही गरीब गुरबा परिवार का, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े, उन्हीं परिवारों की महिलाएं। और उनमें कितनी जागृति आ रही है, अब एक एक चीज के बारे में जो जान रही है, शिक्षा के बारे में जान रही है, रोजगार के बारे में जान रही है, बैंक की व्यवस्था के बारे में जान रही है। कभी कभी तो मुझको आश्चर्य हुआ कि गांव की ये महिलाएं जब मेरे सामने बताने लगी, गया में हम गए हुए थे, और जिस प्रकार से बैंक के बारे में मुझको बताने लगी, तो मुझको बड़ा आत्मसंतोष हुआ कि चलो कम से कम ये जीविका समूहों का गठन हम लोगों ने करवाया, तो हमें इनमें इतनी जागृति आई। तो इस तरह से सब काम करके हम लोग समाज को जागरूक करना चाहें, शिक्षित बनाना चाहें। अब संगठित होइए, अपनी आवाज बुलंद करिए अपने हक के लिए, ये तो करते रहना पड़ेगा, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन हम लोगों को जो अवसर मिला है तो हर काम किया। अभी हम एक बात की और आपको चर्चा करना चाहते हैं। हम लोगों ने तो शुरू से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप का भी किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप, पहला से 10वां क्लास, अब 11वां 12वां के लिए भी स्कॉलरशिप। लेकिन कुछ दिनों से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हुई कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, हम लोगों ने उसको बंद कर दिया।
हमने सदन के अंदर भी इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दिया और हमारे मंत्री बैठे हुए अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के, हम लोगों ने कोई स्कॉलरशिप बंद नहीं किया। और जो पहले से जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिन बच्चों को मिल रहा था उसी दर पर पढ़ाई पूरी करने तक वो स्कॉलरशिप मिलता रहे। और उसके बाद जो हम लोगों ने दर निर्धारित किया है जब से 15 से, उस दर पर जो भी पढ़ता रहेगा उसको वो मिलता रहेगा। और 7 निश्चय के अंतर्गत हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्कीम शुरू की कि कोई भी बच्चा 12वीं के आगे पढ़ना चाहता है तो उसको 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और जान लीजिए ये जो क्रेडिट है इसकी पूरी गारंटी राज्य सरकार दे रही है, 100% तो गारंटी दे ही रही है, उसके सूद पर भी गारंटी दे रही है, 160% की गारंटी राज्य सरकार ने लिया। इसलिए सबको चाहिए इस स्कीम का लाभ उठाएं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो नहीं दे पाएगा सरकार दे देगी, लेकिन पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन हमने साथ साथ यह भी किया कि किसी प्रकार की गलतफहमी किसी के मन में न रहे। तो पिछले वर्ष तक तो सब स्कीम चलाई है, इस साल 17-18 में भी हमने कह दिया कि ये विकल्प उपलब्ध रहेगा, जो चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले और जो नहीं लेना चाहेगा और SC/ST का है विद्यार्थी तो उसको फिर जो छात्रवृत्ति की स्कीम है उसको भी हम लोग आगे जारी रखेंगे, ताकि जिससे भी जिसका भी वो बेहतर समझे उसका लाभ उठाए। हमने इसके लिए पूरी समीक्षा करने का निर्देश दे दिया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग के लोग या सामान्य वर्ग के लोग लाभ उठा रहे हैं। अगर ये लगेगा तो हम लोग उस स्कीम को भी जारी रखेंगे। दोनों में से जो स्कीम का फायदा उठाना, असल हम लोगों का मकसद है कि हमारे बच्चे पढ़ें, सभी तबके के बच्चे पढ़ें। तो इसलिए यह सब मन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहना चाहिए। हम लोगों ने महादलित परिवार के लिए, दलित परिवार के लिए जो बास भूमि रहित थे उनको बास भूमि के लिए जमीन देने का निर्णय किया। सर्वे कराया गया और सर्वे कराने के बाद लगभग उस सर्वे के अंतर्गत जिनको जमीन मिलनी है लगभग हो गया। हमने फिर निर्देश किया कि अगर कहीं कोई गलती से भी भूल चूक से अगर बच गया हो तो उन सबों को दीजिए। और एक बात हम बता देते हैं, हजारी जी, शशिभूषण जी, सबको ठीक से प्रचारित करना चाहिए। इस स्कीम का लाभ सबको मिलना है, महादलित के अलावे दलित को भी मिलना है। इसका लाभ दिलवाइए सब लोगों को। और इसका सर्वेक्षण, और जिसको मिल गया और साहब जमीन मिल गया कब्जा नहीं मिला तो सबका दखल के लिए भी उसी प्रकार से अभियान चला करके इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए एक एक चीज के बारे में अभी हमारे बता रहे थे आपको संतोष निराला जी, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जी, आपको बता रहे थे हम लोगों ने हर टोले में, महादलित टोले में कहा कि भाई चबूतरा बन जाए, उसके ऊपर छत बन जाए, ताकि लोगों को किसी को शादी विवाह कुछ भी करना हो, कोई सार्वजनिक काम तो कर सके। शुरू में जो स्कीम चली तो 4-4.5 लाख रुपया में हो जा रहा था, लेकिन बाद में कॉस्ट बढ़ा तो उसको और बढ़िया बनाते हुए 20 लाख रुपए की स्कीम। और हमारे पास जो आंकड़े विभाग ने भेजे हैं उसके हिसाब से कुल मिलाकर मैं ये बताना भी चाहता हूं, क्योंकि लोग बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं रखते। वर्तमान में कुल लक्षित है 4056 सामुदायिक भवन सहवर्ग से, जिसमें 2926 स्थलों पर कार्य पूर्ण कर लिया गया और 1130 स्थलों पर कार्य जारी। इसलिए एक एक काम को जब हम लोग शुरू करते हैं उस काम को तार्किक परिणति तक पहुंचाते हैं। तो एक एक चीज करना चाह रहे हैं और सबके लिए करना चाह रहे हैं। हम लोगों के बीच में बहुत लोग आए, अभी हम लोग नशाबंदी का, शराबबंदी का शुरू किए तो जानते ही हैं, पिछली बार एक दलित समाज की खास जाति को भड़का करके लोगों को कहने लगे कि इसको बेरोजगार कर देगा, पासी समाज का ये अनर्थ हो जाएगा, वो अनर्थ हो जाएगा। हमने कहा पासी समाज को खाली आप लोग तारे के पेड़ पर चढ़ जाइएगा, मैंने उसके छाती में जो कष्ट होता है, पूरा का पूरा छाती देखिए तो उसमें जो स्थिति होती है वही नई पीढ़ी का लोग यही करता रहेगा। लेकिन फिर भी हमने कहा कि जिनकी जीविका इस पर निर्भर है हम लोग को पूरा ख्याल है, और जो ताड़ी उतारेगा और उससे उतारेगा
अब ताड़ी नहीं बिकेगा, नीरा बिकेगा। सूर्योदय के पहले जो उतर के तैयार होता है उतार के पेड़ का रस, उसको कहते हैं नीरा। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और नीरा से गुड़ भी बनता है। जो पिएगा नीरा पी लेगा, बचेगा नीरा उसको इकट्ठा करके गुड़ बनाया जाएगा, बाजार में बेचा जाएगा। और नीरा का गुड़ कितना स्वादिष्ट होता है बताएं। अभी राजगीर में मंत्रिपरिषद की बैठक हमने कराई और उस मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान लोगों को चाय वाय दिया जाता है, तो उसी में सब लोगों को पेड़ा दिया गया और सब पेड़ा खाया, बड़ा स्वादिष्ट है। तो बताया गया कि जो पेड़ा है इसमें नीरा का गुड़ पड़ा है। हम भी खाए, हम भी नहीं खाए थे। इतना स्वादिष्ट कि हम ताबड़तोड़ 2-3 पेड़ा खा गए। तो नीरा का गुड़ इतना स्वादिष्ट है। तब उस सूर्योदय के पहले उतरेगा, नीरा के रूप में बिकेगा। और इसके लिए हम लोग ठंडा रखने के लिए बर्तन भी देंगे। जिस बर्तन में रख करके उसको, जो गांव में जो लोग को पीना है नीरा पी लिया, सुबह सुबह ले लिया, अब बाकी को बाजार में भी बेचने का प्रबंध कराएंगे, ताकि कई घंटा तक अगर वो ठंडे बर्तन में रखा जाएगा आइस बॉक्स में, तो वो खराब नहीं होता। तो यह भी इंतजाम किया जा रहा है। और बच्चे खुचे का गुड़ बन जाएगा। तो जो आज आमदनी हो रही है उससे ज्यादा आमदनी होगी। और इसके लिए एक एक ताड़ का सर्वेक्षण कराया गया, लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और जो ताड़ के पेड़ पर चढ़ के ताड़ी उतारता था, अब नीरा उतारेगा, उसको इस काम के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। और हर प्रकार से ये काम कर रहे हैं। हम तो लोगों की आमदनी बढ़ाते हैं। बहुत लोग का शराब बंद कर दीजिए, इसके चलते बहुत लोगों का रोजगार छिन गया। हम गए हुए थे पूर्णिया, वहां पर एक गांव है, उसमें आदिवासी समाज के लोग रहते हैं कि सब लोग दारू बनाता था, बेचता था, अब बेरोजगार हो गया। अब बताइए वहां पर जा करके करीब करीब 126 घर सबको समझाकर बुझाकर सबको सरकार की तरफ से गाय उपलब्ध कराया गया। और सब अब दूध का कारोबार कर रहा है। उनके बच्चे अब बिल्कुल शान के साथ आगे चल रहे हैं। पहले शर्माते थे, लजाते थे कि हमारे घर में दारू का धंधा होता है। अब वही बच्चा बहुत ही शान के साथ बाहर निकलता है कि अब दारू का धंधा नहीं होता, अब दूध का काम करते हैं लोग। तो इस प्रकार से एक नहीं अनेक काम हम लोग कर रहे हैं। अब बताइए, कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं, और एक और समाज के बारे में, ये मांझी समाज के बारे में, उनको भी लोग बदनाम करते रहते हैं कि ये करता है वो करता। अरे अभी सकरैचा में गए थे जी श्याम रजक जी 26 तारीख को, शत्रुघ्न मांझी, ये 26 जनवरी को जो महादलित टोला में गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन होता, तो श्याम रजक जी के क्षेत्र में फुलवारी प्रखंड में सकरैचा गांव में गए थे। वहां शत्रुघ्न मांझी जी सबसे बुजुर्ग थे महादलित परिवार के, वो झंडा फहराए। उसके बाद उनका भाषण हुआ, कहा कि सरकार ने शराबबंदी का काम करके बहुत अच्छा काम किया। हमारे समाज के 8 आना लोग तो गायब हो गए, मर गए, अब कम से कम आधा लोग बच गए। आप बताइए, आपको मालूम है दारू चुलाने वाले रात में दारू चुलाता था और गरम गरम उसी को सेवन करता था। 50-55 बरस से आयु से ज्यादा तो कोई जी नहीं पाता था जिसके घर में इस शराब चुलाई का काम होता था। आज देख लीजिए, सबके जीवन में नया उत्साह आ गया। तो सब एक एक काम हम लोगों को पूरा पता कि अगर कोई उस पर इस फालतू किस्म के काम पर रोजगार उसका था तो उसको किस तरह से वैकल्पिक रोजगार भी मिले। लेकिन शराब कितनी बुरी चीज है। शराब पीकर के लोग घर में तबाही मचाते थे। शराब पीकर के आया, घर में हल्ला किया। अब बताइए शाम में कितना कोलाहल होता था, चाहे गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, हर जगह का वातावरण कितना बिगड़ा हुआ रहता था। हल्ला हंगामा, मार पीट, झगड़ा झंझट, यही होता था। अब कितनी शांति। अब शादी विवाह का जब चलता था, दरवाजा लगाने के लिए जुलूस, तो कितना देर लगता था जी, ट्रैफिक जाम होता था। अब आजकल तो ढोल बाजा बजाते लग गया दरवाजा, पता नहीं चलता, इतना जल्दी सारा काम। तो ये सब इसका कितना असर है। हम तो पूरे बिहार में घूमते रहते हैं। हमने महिलाओं को कहा कि अपना अनुभव सुनाइए, क्या अनुभव है आपका। तो एक महिला ने सुनाया, शराबबंदी बड़ा अच्छा चीज है, हमारे पति शराब पीते थे, शाम में लौट कर आते थे, बड़ा झगड़ा करते थे।
आज देखने में क्रूर लगते थे। अब शराब बंद हो गया, अब लौट के आते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बाजार से सब्जी खरीद करके लाते हैं, अब देखने में भी अच्छे लगते हैं। बड़ा परिवर्तन आ गया, इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। तो जो गरीब तबका है, साधारण तबका है, उसी के लिए अमीर लोग हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, एक से एक कीमती दारू पिएंगे, बीमार पड़ेंगे तो इलाज भी यहां से लेके अमेरिका तक करा लेंगे। लेकिन जो गरीब गुरबा आदमी अगर 200 रुपया कमाता था, 150 रुपया शराब में गंवा देता था, उसका जीवन तो बदल गया, उसका जीवन तो बदल रहा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और अंबेडकर साहब भी कितना इस सब चीज के, नशा के और शराब के खिलाफ थे। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल है, हम लोग 126वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का बना रहे थे। ये सब के सब प्रकाश पर्व मनाया हम लोगों ने। दशमेश पिता सर्वंश दानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां जन्मोत्सव प्रकाश पर्व भी शराब के खिलाफ। चारों तरफ सब लोग शराब के खिलाफ। और अभी जान लीजिए, हमको केरल में बुलाया, वहां के चर्च के लोगों का, बिशप लोगों का एसोसिएशन है, वो नशाबंदी के लिए 18 साल से अभियान चला रहे हैं। हमारे पीछे पिछले साल से पड़े हुए थे, आप आइए, दिसंबर में बुलाना चाहते हैं कि हमारे पास अभी तो समय नहीं है, हम निश्चय यात्रा में घूम रहे हैं। तब अंत में अप्रैल में हम जा रहे हैं, 21 अप्रैल को कोचीन के पास। आप सोचिए पूरे देश में जो वातावरण बना है अब चारों तरफ, लेकिन कुछ लोग भड़काने वाले लोग रहते हैं। किसका नाश, किसका नुकसान? गरीब तबके का नुकसान। उसमें दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन तबके के लोग या और सामान्य वर्ग के लोग भी, उनमें भी गरीब तबके और आधी आबादी हमारी महिलाओं की सबसे ज्यादा तबाही झेलती थी। तो ये सब काम हुआ, ये सब काम इसलिए हुआ है कि समाज आगे बढ़े, समाज में एकजुटता आए। तो इस सब काम को हम लोग करना चाहते हैं। तो ये नीरा वाली बात हो गई, अब इसको भी ठीक से सब जगह पहुंचा देना चाहिए। उदय बाबू तो बैठे हुए हैं, मनीष जी यहाँ पर, ठीक से समझा दीजिए लोग। आई महेश्वर हजारी जी, अरे चौकीदार लोगों का तो काम हम पहले ही कर दिए, आपसे चर्चा हुई ताज तो हम नोटिफिकेशन का कॉपी लेते आए। बताइए, हम तो मार्च 2014 में ही हमने एक नियम बना दिया कि जो भी चौकीदार या दफादार, अब तो दफादार चौकीदार से प्रोन्नत होकर होता है, लेकिन जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के 1 महीना पहले तक भी, तो उसके आश्रित को चौकीदार के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये हमारा मार्च का है। और देखिए नोटिफिकेशन 5 मार्च 2014 का निकला हुआ है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पात्र व्यक्ति से अभिप्रेत है वैसे चौकीदार या दफादार जिसकी अर्हक सेवा 20 वर्ष की हो गई हो तथा उनकी उम्र 55 वर्ष से कम न हो। आश्रित से अभिप्रेत है सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्रवधू जिससे पुनर्वाह न की हो। इसके आगे सुनिए, चौकीदार संवर्ग के कर्मचारी अपनी वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि से कम 1 माह पूर्व के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं चौकीदार पद पर अपने द्वारा नामित किसी आश्रित को नियोजित करने के लिए आवेदन कर सकेगा। आप सोच लीजिए, ये तो हम किए हुए हैं, लेकिन ऐसा ना हवा चलता रहता है बिना मतलब का बात। यहाँ तो लोग काम कुछ करते उरते नहीं है, काम करते रहते हैं। हम कौन सा तबका हमको बता दीजिए, मैं चुनौती देता हूं, ऐसा कोई समाज का कोई तबका हो जिस तबके के लिए अगर वो विशेष काम में लगा हुआ हो, उस पर ध्यान देकर उसके भले के लिए और उसकी बेहतरी के लिए हम लोगों ने कोई नीति नहीं बनाया हो और उसको लागू नहीं किया हो। लेकिन लोग भड़काते रहेंगे। हम दलित में किनारे पर, पायदान पर खड़ा था, फांसिए पर खड़ा था, महादलित अगर कर दिया तो एक समुदाय के लोगों को लगे भड़काने। अरे भाई, तो आपका कौन काम हम छोड़े? चौकीदार वाला काम कर ही दिया, भूमि वाला काम कर ही दिया, तो कौन सा काम बचा बता दीजिए। जो काम बचा हो भी हम करवा देंगे। लेकिन साहब, हम तो सबको चाहते हैं, लेकिन सबको इस बात को महसूस करना चाहिए कि समाज में हम तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन आपको मालूम है अति पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सबसे अधिक हमने आज से नहीं, शुरू से आवाज बुलंद की है। आज से नहीं बुलंद किए, शुरू से आवाज बुलंद किए। तो समाज का जो भी तबका हाशिए पर है,
पिछड़ों में भी ज्यादा पिछड़ा, उसके लिए विशेष कार्यक्रम और सभी पिछड़े तबके के लोग, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, कोई हो, सबके विकास के लिए हम लोगों ने काम किया। हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति की संख्या कम हो गई झारखंड के बनने के बाद, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, अगर थरवट लोगों को, थारू लोगों को आदिवासी की सूची में शामिल किया गया है तो लोग भूल जाते हैं। इसके लिए केंद्र में मंत्री थे, हमने प्रयास किया और वो शामिल हुए, और उसके बाद थरवट विकास के लिए हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया। तो हर तरह से, और थरवट विकास के लिए जो हम लोगों ने वहाँ प्राधिकार बनाया, उसमें कौशल का विकास किया गया। तो थारू समाज के लोग और अन्य आदिवासी समाज के लोग, जिन लोगों ने उस कौशल विकास में ट्रेनिंग ली, वैसे लोगों को बिहार में नहीं, बिहार के बाहर रोजगार मिल रहा है। ये हम जाकर हमने उसकी समीक्षा की। तो समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जिसके भले के लिए हम लोग काम करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब सोचना आप लोगों को, समाज को बांटने की बहुत कोशिश हो रही। अभी उदय नारायण चौधरी जी बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, श्याम रजक जी, सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे। एक असहिष्णुता का दौर चला। आप कल्पना करिए, आप सोचे रोहित वेमुला को क्यों आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्यों आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सब विचारणीय प्रश्न है। लोग बात करते हैं, लोगों के मन में लोग दूसरे प्रकार से असहिष्णुता का वातावरण पैदा करने की कोशिश होती है। तो इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि जो मूल सिद्धांत है अंबेडकर साहब का, उसको भूलिएगा मत। और संविधान सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है हम लोगों के लिए, उससे भटक कर कोई काम नहीं हो सकता। और संविधान में अभी हमारे एक साथी ने चर्चा की, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब तो बिहार में न्यायपालिका में भी आरक्षण मिल गया। जो भी हमारे यहाँ न्यायपालिका था उसमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं को, पिछड़े अति पिछड़ों को, आदिवासियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितने दिनों से इस बात के लिए हम लोग फिरते रहे। हमने बिहार में प्रोन्नति में आरक्षण दिया, कोई बतावे और कौन राज्य दिया था भाई, किस प्रकार से दिया था। हमने बाजाबता उसका अध्ययन कराकर, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या 2001 का कानून है, उसके मुताबिक अध्ययन करवा करके हमने कहा कि इनकी संख्या कम है, इसलिए इनको प्रोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। अब हाई कोर्ट में गया, निरस्त किया गया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, बड़े वकील को भी हम लोगों ने उसमें लगाया। अब वो सुनवाई हो गई है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। और जब भी माननीय उच्च न्यायालय का भी आया कि भाई ये आप प्रोन्नति के आरक्षण के बारे में फैसला, तो भी जिनको प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया था उनको फिर से वापस नहीं किया गया, उनको यथावत कायम रखा गया। तो हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए, करने वाले को ही लोग घुसा मारते रहता है। कुछ ना करे, खाली बोलो बड़ा वाहवाही लूटता रहता है। जो करता है उसको तो मालूम है करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। कहना आसान है, करना कठिन है। आज तक हमने कहा, उस पर अमल किया है। और उदाहरण देख लीजिए, कितने लोग क्या क्या बोलते हैं चुनाव के वक्त में और कितना अमल करते हैं। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन आप देखिए, फैसला तो करिएगा। समाज को ही तो फैसला करना पड़ेगा। तो जो कहता है उसको करने की कोशिश होती है। और हम लोग ने बिहार में जो सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी है, आर्थिक परिवर्तन के लिए काम किया। यही कौन सी योजना में आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हम लोगों ने जो औद्योगिक विकास के लिए भी योजनाएं बनाई है, उसमें जो भी हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है, उसमें आप देख लीजिए, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए ज्यादा हर प्रकार की सुविधा, ताकि वो पढ़ने में, कोई उद्योग धंधा करना चाहता, उद्यमी बनना चाहता, उसमें हर क्षेत्र में हम लोगों ने विशेष तौर पर पहल की। कौशल विकास के क्षेत्र में अब ये विकास मिशन बना करके, महादलित विकास मिशन के माध्यम से आज जो हमने ये शुरू किया, बाकी सबके लिए भी जो कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कि कंप्यूटर का ज्ञान हो और भाषा संवाद हो, जिसमें अंग्रेजी भी बोलना सीखे। महादलित विकास मिशन के ही एक कार्यक्रम में, इसी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम मौजूद थे। महादलित समाज के एक लड़के को हमने देखा, 4 मिनट तक वो अंग्रेजी में बोला। हमने पूछा, कहा कि नहीं, इसका कौशल विकास किया गया है। हमने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमने सबके लिए लागू किया। तो देखिए,
काम करना है। बहुत लोग बहुत तरह की बात करते रहेंगे, उस चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना है। और यकीन मानिए, हमारा सामाजिक न्याय में यकीन है, न्याय के साथ विकास में यकीन है, हम न्याय में यकीन करते हैं। मुझको पूरे तौर पर संविधान में विश्वास है। हम बापू के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, हम अंबेडकर साहब के संविधान के अनुरूप चलना चाहते हैं, हम उससे बाएं दाएं नहीं जाना चाहते। तो इसलिए हम लोगों को तो काम करना है, और काम करने में तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों को झेलते रहेंगे। अब आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, तरह तरह का प्रचार होगा, तरह तरह का कनफुकवा लोग तरह तरह से प्रचार करके आप लोगों को इधर से उधर करने की कोशिश करें। देखिए, सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा। अकेले हम लोगों से नहीं होगा, सबको करना होगा। और यही नहीं, जैसे हमने शराबबंदी लागू किया, उसी तरह से और भी हम सार्वजनिक सामाजिक अभियान चलाएंगे। दहेज प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ। ये बाल विवाह इतनी बड़ी बीमारी है हमारे समाज में, कानून के रहते हुए भी बाल विवाह अभी भी हो रहा। ये बाल विवाह जब तक नहीं रुकेगा तब तक ये कुपोषण की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए बाल विवाह के खिलाफ भी हमको अभियान चलाना, हमको दहेज प्रथा के खिलाफ भी अभियान चलाना। और ये जो जाति है, जातियों के आधार पर जो बंटवारा है और जातियों के आधार पर जिस तरह से भेदभाव है, इसको समाप्त करना है। और इसको समाप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम कुरीतियों को ना अपनाएं। बहुत बार देखा गया है कि लोग मान लेते हैं कि जो सक्षम वर्ग है, जो सक्षम वर्ग है, हम उनकी कुरीतियों को स्वीकार कर लेते हैं और ये मान बैठते हैं कि हम भी सक्षम तभी कहलाएंगे जब इन कुरीतियों के शिकार हो जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, उन कुरीतियों के राह पर नहीं चलना। इसलिए दहेज प्रथा की तरफ नहीं जाना। बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, अफसर बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि दहेज प्रथा के शिकार हुए। इसलिए हर हालत में, और हम तो सबसे आह्वान करेंगे आप सब लोगों से, एक बार मन में संकल्प ले लीजिए, पता लगा लीजिए कि शादी ब्याह में दहेज लिया है कि नहीं लिया। दहेज लिया हो उसके विवाह में मत जाइए। सबसे बड़ा देख लीजिए कितना बड़ा असर आएगा, कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और बाल विवाह के लिए तो सचेत हो जाइए भाई, बच्चा में विवाह मत कर दीजिए किसी का। एक नहीं अनेक प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती है, बहुत बीमारी शुरू हो जाती है। इसलिए हम तो शराबबंदी से नशा मुक्ति तक का मुहिम, और देखा आपने इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी, हम आप सबको बधाई देते हैं। हमको मालूम है आप सब लोग अपने साथियों के साथ उस मानव श्रृंखला में शामिल हुए थे। तो 4 करोड़ लोग उसमें शामिल हो गए। तो मुझको मालूम है सामाजिक परिवर्तन के लिए जो बुनियाद रखी है, हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहब के संविधान के मुताबिक इस समाज को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसलिए पुनः मैं तीसरी बार कहता हूं, मन में संकल्प ले लीजिए, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इस संकल्प को लेकर आप यहां से जाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को, आप सब लोग जो यहाँ इतने उत्साह के साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।